हेलो दोस्तों, मैं महेश स्वागत करता हूं आपका ज्ञान की इस दुनिया में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है स्ट्रेटजी फॉर द एसएससी सीजीएल 2020। मैं आज आपको बताऊंगा कि सीजीएल 2020 के लिए कैसे तैयारी करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कैसे पढ़ना है, कितने मार्क्स लाने जरूरी है। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एसएससी सीजीएल 2020 की तैयारी शुरू कैसे करते हैं। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार सीजीएल के एग्ज़ाम को देंगे, जिन्हें थोड़ा भी आइडिया नहीं होगा। तो मैं इस वीडियो में बेसिक से बताऊंगा कि सीजीएल 2020 की तैयारी करनी कैसे है। ठीक है, अगर हम एसएससी का जो कैलेंडर है उसके ऊपर गौर करें, तो उसके हिसाब से एसएससी सीजीएल 2020 का एग्ज़ाम जनवरी या फरवरी में होने वाला था। बट अभी कोविड-19 की वजह से शायद उसका डेट आगे खिसक सकता है, लेकिन हम लोग अभी भी जनवरी का ही टारगेट करेंगे। तो उस हिसाब से हमारे पास अभी 7 महीने हैं, जो एक परफेक्ट टाइम होता है एसएससी सीजीएल की तैयारी करने के लिए। और इतना टाइम एक इनफ टाइम है जिसमें कोई भी बच्चा, एटलीस्ट एवरेज बच्चा, सीजीएल की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकता है, अगर वो रेलेवेंट चीज़ें पढ़े तो। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा रेलेवेंट क्या है और इरेलेवेंट क्या है, क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अभी तो लगभग सभी लोग घर पे ही होंगे, तो कम से कम अपनी पढ़ाई को 7 से 8 घंटे तो मिनिमम दे ही सकते हैं। ठीक है, तो आपको अभी मई चल रहा है, मई ख़त्म होगा, इसके बाद जून से लेकर के आपको दिसंबर तक करना होगा। दिसंबर तक का आपके पास टाइम है, यानी कि लगभग 7 महीने है, जून से दिसंबर। ठीक है, तो इस 7 महीने में आपको बहुत कुछ करना है। आपको अपना पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले टायर 1 के एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि टायर 1 में 4 सब्जेक्ट है: जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, और इससे पहले यदि आपको सीजीएल के बारे में कुछ नहीं पता है कि क्या पोस्ट होती है, कैसे पेपर होता है, पूरा प्रोसेस कैसा चलता है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के एसएससी सीजीएल का डिटेल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, जो मैंने पहले ही प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। इन चारों ही सब्जेक्ट में 25-25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है 25, 25, 25, और सभी के 50-50 मार्क्स है। हर क्वेश्चन पे 2 मार्क है यदि आपने राइट किया तो। यदि आप रॉन्ग करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग है, जिसकी वजह से आपका 1/4 यानी कि 0.5 मार्क्स यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चारों ही सब्जेक्ट का वेटेज इक्वल है, इसके लिए आपको चारों को ही इक्वल टाइम देना होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक को ज़्यादा टाइम दे दे, दूसरे को थोड़ा भी ना पढ़े। इसलिए आपका जो चारों ही सब्जेक्ट है वो चारों ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी सब्जेक्ट को आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, ये चारों सब्जेक्ट का वेटेज आपको मालूम पड़ गया। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले cracku.in, ये जो मैंने नीचे लिखा है cracku.in, ये एक वेबसाइट है जिस पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे एसएससी सीजीएल के। आप सबसे पहले यहाँ पर जा कर के 3 क्वेश्चन पेपर, एटलीस्ट 3 क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कीजिए, ट्राई कीजिए पेपर देने का। आपको जहाँ तक आता है उतना ट्राई कीजिए। ये पेपर देने से ज़्यादा कुछ होगा नहीं, आपको ज़्यादा नहीं आएगा क्योंकि आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इतना पता चल जाएगा कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है। ठीक है, इसके अंदर जो एक सब्जेक्ट होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये सब्जेक्ट इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता। यदि आपका मैथ्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके इसके अंदर अच्छा है कि स्कोर ला सकते हैं। कम से कम 45+ तो आप इसके अंदर जा ही सकते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको रीजनिंग की तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले आप वो cracku.in पर में एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा आप रीजनिंग में कितना अच्छा कर सकते हैं। यदि आपका स्कोर ठीक ठाक है तो आप इस बुक को सॉल्व मत कीजिएगा। ये सीजीएल के लिए, एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए इसके अंदर पिछले 1999 से, इस बुक में 1999 से लेकर के मार्च 2018 तक की सीजीएल या एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में आई हुई सारी क्वेश्चन है रीजनिंग का। ठीक है, तो आपका यदि स्कोर थोड़ा भी अच्छा है रीजनिंग में, आपने 3 पेपर दिया पहले, अगर उसके अंदर थोड़ा भी स्कोर अच्छा है तो आप इस बुक को सॉल्व मत कीजिए, थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा। जब आप मॉक टेस्ट देंगे, आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस से ही इसके अंदर अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं। इस बुक को सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपका वीक है रीजनिंग तो आप इस बुक को सॉल्व कीजिए। पूरा सॉल्व करने की इसमें भी ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर टॉपिक वाइज चैप्टर्स बने हुए हैं। ठीक है, तो आप टॉपिक वाइज चैप्टर, हर टॉपिक से आप 20-25-50 क्वेश्चन लगभग सॉल्व कर सकते हैं हर टॉपिक से। तो आपका इसके ऊपर कमांड बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप यदि मॉक टेस्ट देंगे तो आपका स्कोर अच्छा ही आएगा रीजनिंग में। रीजनिंग इतना हार्ड नहीं होता है। तो जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले कहा कि आप पहले मॉक टेस्ट दीजिए, उसके बाद
आप प्रैक्टिस कीजिए इस बुक से यदि आपका स्कोर कम रहता है, ठीक है, और फिर रिवीजन कीजिए तो आपका रीजनिंग में एक अच्छा स्कोर आ जाएगा। रीजनिंग के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आता है मेन टॉपिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस चाहिए और ये टायर 1 के बाद टायर 2 में भी आता है 200 मार्क के लिए, तो इसका एक अच्छा वेटेज है लगभग 250 मार्क का, ठीक है। जो आपके टोटल एसएससी सीजीएल जो 700 मार्क का होता है उसमें एक अच्छा वेटेज कैरी करता है ये सब्जेक्ट, ठीक है। इसके लिए आपको तैयारी एकदम सिस्टमेटिक वे से करनी होगी। इस सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले आप अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे। आप किसी भी यूट्यूब चैनल से या किसी भी क्लासेस से कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं इस चैनल पर भी इसका पूरा कोर्स कराने वाला हूँ शुरुआत से लेकर के लास्ट तक, तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट आपने अगर कहीं कर लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर करना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और इसका पूरा कोर्स आपको यहाँ मिल जाएगा। इस कंप्लीट कोर्स के बाद आप इस कोर्स की पूरी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2-3 तरीके होते हैं, तो कम से कम एक बेसिक तरीका होता है और एक शॉर्टकट तरीका होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम रहता नहीं है। 100 क्वेश्चन 60 मिनट, समझ सकते हैं आपके पास टाइम बहुत कम है। मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जनरली बच्चे 25 मिनट छोड़ते हैं, फिर भी एक क्वेश्चन पे 1 मिनट है। आपके पास हर क्वेश्चन का एक शॉर्टकट तरीका होना चाहिए, ठीक है। बट आपको बेसिक्स हमेशा याद होने मांगते हैं, ये, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि शॉर्टकट उस समय याद नहीं आता पेपर देते टाइम। इसके लिए आप जब आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो आप बेसिक से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, यदि आपके पास टाइम बचा है तो, ठीक है। तो आपको बेसिक और उसके बाद शॉर्टकट तरीका दोनों ही आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके को जो आपने सीखा है, शॉर्टकट तरीका या बेसिक को, इसको कंटिन्यूस रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, वरना एक बार आप भूल गए तो फिर वो याद नहीं आएगा। बेसिक्स तो फिर भी याद आ जाएगा, लेकिन शॉर्टकट तरीका आप एक बार भूल गए, प्रैक्टिस आपकी छूट गई तो आपको याद नहीं आएगा, ठीक है। ये सब कुछ करने के बाद आप जाएंगे किरण पब्लिकेशन पे। ये एक बुक है मैथ्स के लिए, ये प्रीवियस ईयर बुक है, जैसे मैंने आपको रीजनिंग के लिए बताया सेम वैसे ही प्रीवियस ईयर बुक है। इसके अंदर जा कर के आप इस बुक को सॉल्व करेंगे सबसे पहले, क्योंकि इसके अंदर एसएससी में पूछी गई सारे ही क्वेश्चन है मैथ्स के, वो भी टॉपिक वाइज अलग अलग किया हुआ है, मिक्स नहीं है। यानी कि ज्योमेट्री का अलग से पूरा दिया है, ट्रिग्नोमेट्री अलग से पूरा दिया है। तो आप पहले इस बुक को सॉल्व कीजिए, आपको पता चलेगा कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। हाँ, एक बात और, जब से 2018 से जब से टीसीएस ने कंडक्ट करना चालू किया एसएससी के एग्जाम्स को, तो वो कैलकुलेशन बहुत देता है, तो आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड को भी अच्छा रखना होगा, ठीक है। तो इसके लिए अपनी कैलकुलेशन पे भी आप ध्यान दीजिएगा। ज़्यादातर आप हो सके तो पेन का यूज़ ना करें, दिमाग में कैलकुलेशन करने की कोशिश कीजिए, इससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि 2016, 17 और 18 ये 3 एग्ज़ाम का मैं यहाँ पे आपको कंपैरिजन करके बता रहा हूँ कि किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आए थे। आप वीडियो को रोक करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। जब आप स्टडी करेंगे तो आपको पता रहेगा कि कौन सा चैप्टर पढ़ना ज़रूरी है और कौन सा ज़रूरी नहीं है। इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन। ये 3 चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 25 टोटल क्वेश्चन रहते हैं, इसमें से लगभग 9 to 10 क्वेश्चन सिर्फ ये 3 टॉपिक से है, ठीक है। तो आपको सभी टॉपिक वैसे तो पढ़ने हैं, लेकिन आपको इससे ये आइडिया तो हो जाएगा कि कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद अपनी पढ़ाई के समय इसका यूज़ कीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से बुक्स आपको फॉलो करने हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको किरण पब्लिकेशन का ये प्रीवियस ईयर वाला बुक है। इसमें देखिए 1999 से लेकर के 2017 तक के सारे क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए मैथ्स के। तो आप इसकी प्रैक्टिस करने के बाद आपको एक अच्छा खासा, क्योंकि क्या होता है ना कि कोई भी एग्ज़ाम का बेहतर तरीका, कोई भी एग्ज़ाम का पूछने का जो पैटर्न होता है, अगर वो समझ जाए ना आप, तो आप आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो उस पैटर्न को समझने के लिए सबसे अच्छा सोर्स होता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। यदि आपका ये बुक पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इन दोनों में से कोई भी एक बुक परचेस कर सकते हैं। प्ले विथ एडवांस मैथ्स, ये अभिनय शर्मा की बुक है, और एडवांस मैथ्स ये राकेश यादव सर की बुक है। दोनों ही बुक बहुत अच्छी है, आप दोनों में से कोई भी बुक परचेस कर सकते हैं। दोनों में शॉर्टकट तरीके, बेसिक तरीके दोनों दिया गया है, ठीक है। आप दोनों में से कोई एक बुक ले लीजिए अगर आपका ये किरण पब्लिकेशन का बुक पूरा हो गया है तो, ठीक है। जब आपका ये तीनों बुक पूरा हो जाएगा कंप्लीट करके, उसके बाद आपको क्या करना है कि आप मॉक टेस्ट देंगे या फिर कहीं अलग अलग जगह से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। कुछ जो चीज़ आपको नहीं सीखने को मिलती है ना, आप उस समय तो आपको याद रहेगी और आप सोचेंगे कि हमें आ गया, आप उसको नोट नहीं करेंगे
और नोट नहीं करेंगे, यही आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। जब आप महीने के बाद उसी क्वेश्चन को वापस देखेंगे तो आपको याद नहीं आएगा। इसके लिए आप एक नोट्स प्रिपेयर कीजिए जिसके अंदर कुछ ऐसे अलग टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ नए कंसेप्ट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, उसको वहाँ पे तुरंत नोट कीजिए और उसके बाद उसका एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिवाइज करना कंपलसरी है, मस्ट है। ठीक है, मैथ्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिविज़न, प्रैक्टिस, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश में मेनली 3 पार्ट्स होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ लिख करके दिया है। पहला ग्रामर, फिर वोकैब, फिर कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर मतलब कि आपको ग्रामेटिकल रूल्स मालूम होने चाहिए, जैसे कि वॉइस के रूल, टेंसेस के रूल, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, उसके बाद वर्ब की सारे, मतलब हर एक चीज़ के रूल मालूम होने चाहिए। उसके बाद वोकैब, ये तो आपको पता ही है। कॉम्प्रिहेंशन, ये आपकी रीडिंग स्किल्स को चेक करता है, आपकी समझने की शक्ति को चेक करता है। जैसे कि कोई भी पैसेज पढ़ करके आप कितना जल्दी उस चीज़ को समझ सकते हैं और उसके ऊपर, उसके बारे में आप कितना अच्छे से समझ पाए, उसके बारे में आप कितना अच्छे से बता पा रहे हो, ये कॉम्प्रिहेंशन ये चेक करता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको मैथ्स में बताया कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, सेम वैसे ही इंग्लिश में भी है। 2016, 17, 18 का कंपैरिजन है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, वैसे 2018 में ज़्यादातर हर चैप्टर से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पर यहाँ डैश है, यहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं आया। बट ऐसा नहीं है, किसी किसी शिफ्ट में क्या होता है कि 2 एक्टिव पैसिव वॉइस के आ जाते हैं, किसी किसी में 2 डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के आ जाते हैं, किसी किसी में होता है कि एक इसके और एक इसके आ जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में अल्टरनेट चलता रहता है। और सेम ऐसे ही लास्ट में जो पैसेज लिखा है मैंने 5 क्वेश्चन, ये क्लोज टेस्ट भी आ जाता है या फिर कभी कभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है, तो इन दोनों में से कोई भी आता है। ठीक है, इसके बाद ये 3 बुक है जो ज़रूरी है आपको इंग्लिश को अच्छा बेहतर बनाने के लिए। ये जो पहला बुक है, ये प्लिंथ टू पैरामाउथ, ये नीतू सिंह की बुक है। ठीक है, वॉल्यूम 1, ये ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम 1। इसका वॉल्यूम 2 भी आता है, बट ग्रामर के लिए वॉल्यूम 1 इतना मस्ट है, इससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप वॉल्यूम 1 से ग्रामर के सारे रूल सीख सकते हैं। ग्रामर के सारे रूल आने के बाद में आपको उसकी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, तो इसके अंदर आपको इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने आपको ये किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर वाला बुक रिकमेंड किया है, जिसके अंदर 11,300 क्वेश्चन है। हालांकि इसके अंदर सारे चैप्टर के मिला करके 11,300 क्वेश्चन है, बट जहाँ तक मुझे पता है इसके अंदर लगभग एरर डिटेक्शन जो कि ग्रामर पे बेस होता है, उसके लगभग 1300-1400 क्वेश्चन है। तो आप एक अच्छा खासा प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ से आप रूल सीखिए, रूल सीख करके यहाँ की पहले प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद में आप प्रीवियस ईयर को फॉलो कीजिए। ठीक है, ऐसे ही एक वर्ड पावर मेड इजी है, ये नॉर्मन लेविस, ये वोकैबुलरी के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है वोकैबुलरी पढ़ने का, क्योंकि इसके अंदर रूट वर्ड का यूज़ करके वोकैबुलरी पढ़ाया गया है। अब रूट वर्ड क्या होता है, तो रूट वर्ड मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी, ये मैंने आपको एक वर्ड बोला एंथ्रोपोलॉजी, इसका मतलब क्या है। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। एंथ्रोपोलॉजी वो होता है जो ह्यूमन काइंड की स्टडी करता है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड को बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, अब ये मुझे कैसे पता चला, तो रूट वर्ड की वजह से। इसके अंदर 2 रूट वर्ड है, एंथ्रो और लॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना और एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन। जैसे एक दूसरा वर्ड मैं लेता हूँ, मोनोगैमी। मोनोगैमी का मतलब होता है कि जो जिसने एक शादी की हो, या फिर जो जिसकी थॉट है कि एक ही शादी रहती है, एक ही शादी करनी चाहिए, एक शादी की थॉट को ही बोलते हैं मोनोगैमी। अब ये कैसे पता चला, मोनो मतलब कि 1 सिंगल, गैमी मतलब कि मैरिज। ठीक है, तो इसी तरीके से इसके अंदर पढ़ाया गया है। आपको एक रूट वर्ड के ऊपर कई सारे वर्ड आपको याद हो जाएंगे फटाफट। वर्ड पावर मेड इजी, ये नॉर्मन लेविस, ये ध्यान रखिएगा, नॉर्मन लेविस के द्वारा लिखी गई है वर्ड पावर मेड इजी, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है वोकैबुलरी याद करने के लिए, बहुत ही ईजी ट्रिक से सिखाया गया है इसके अंदर। फिर ये दोनों बुक कंप्लीट करने के बाद प्रीवियस ईयर में इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, पूरे 1997 से लेकर के 2017 तक के सारे क्वेश्चन है इसके अंदर वोकैबुलरी के भी। तो आप इसके अंदर से 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेसेस खास करके याद कीजिएगा, और सिनोनियम एंटोनियम में आप उसके सिनोनियम मत याद कीजिए, उसकी मीनिंग याद कीजिए। एंटोनियम में भी सेम। ठीक है, नहीं तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि सिनोनियम का उसका जो क्वेश्चन और आंसर होता है वो याद करते हैं, बट ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि वही उसका सिनोनियम वही अगले पेपर में आए, उसकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आप उसका मीनिंग याद कीजिए, सिनोनिम एंटोनिम मत याद कीजिए। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूँ जीके की। ये सभी को परेशान करता है, सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला टॉपिक है जीके, और इसमें सबसे कम मार्क्स स्कोर होते हैं, और कितना भी आप एफर्ट लगा लो आपके स्कोर इतने ज़्यादा नहीं हो सकते जितना कि मैथ्स और इंग्लिश और रीजनिंग में होते हैं। ठीक है,
तो जीके को आखिर पढ़ना कैसे है, मतलब एक इफ़ेक्टिव तरीके से कैसे पढ़ना है कि हम कम टाइम दे करके एक अच्छा स्कोर कर सके बाकी लोगों के कंपैरिजन में। जीके में मेनली जो पूछा जाता है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर से पूछा जाता है, जिसमें हिस्ट्री में पांच पार्ट होते हैं: एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री। सेम ज्योग्राफी में भी 3 पार्ट होते हैं: फिजियोग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। फिजियोग्राफी में क्या होता है कि ज़्यादातर पहाड़ों के बारे में, ठीक है, सॉइल के बारे में, फिर उसके बाद गैलेक्सीज़ के बारे में, मून के बारे में या मार्स के बारे में, ये सभी ग्रह वगैरह के बारे में बताया गया है। इंडियन ज्योग्राफी में इंडिया की जो माउंटेन्स है, रिवर है, लेक्स है, ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में है। सेम वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी वही जो वर्ल्ड की चीज़ें हैं उनके बारे में बताई गई है। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस के भी 3 पार्ट होते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तो सभी को पता होगा, ठीक है। हिस्ट्री, इसके अंदर जो 5 पार्ट है इसमें से आर्ट एंड कल्चर और वर्ल्ड हिस्ट्री में से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं, लगभग ना के बराबर, ठीक है। पिछले बहुत सारे सालों में तो इन दोनों में से बहुत ही कम क्वेश्चन आया है, इक्का दुक्का कभी कभार आ गया तो आ गया, वरना ज़्यादातर क्वेश्चन तो एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न से ही आता है, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। इन 3 टॉपिक को भी कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। फिर ज्योग्राफी में भी इन 3 टॉपिक को कैसे पढ़ना है, इसमें भी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, और इन दोनों टॉपिक को कैसे पढ़ना है वो भी मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। साइंस, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसमें बायो के अच्छे ज़्यादातर क्वेश्चन रहते हैं, कभी केमिस्ट्री के ज़्यादा हो जाते हैं, कभी फिजिक्स के ज़्यादा हो जाते हैं। और जब से TCS ने कंडक्ट करना चालू किया है, यानी 2018 से SSC का, तब से करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आपको ये चार्ट देख करके पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2018 और ये 2016 और ये 2017, अब 16 में देखिए करंट अफेयर्स कितना क्वेश्चन पूछा गया था, 1, और 17 में देखिए 4, उसके बाद 18 में, जब से 18 से TCS लेना चालू किया, और ये देखिए 5 से 6 क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में, और एक क्वेश्चन पे 2 मार्क, यानी कि आपके 12 मार्क्स, 10 से 12 मार्क्स सिर्फ करंट अफेयर्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। इसके बाद आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो देख सकते हैं। फिजिक्स में 1, केमिस्ट्री में 4, बायो में 3, यानी कि लगभग 8 मार्क आपके 8 क्वेश्चन लगभग साइंस से ही आते हैं, 6 क्वेश्चन लगभग करंट अफेयर्स, यानी कि 14 क्वेश्चन तो ये दोनों टॉपिक से ही आ जाते हैं। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो एवरेज स्कोर होता है ना जीके में, वो जनरली 20-25 के बीच में ही रहता है, ठीक है। तो आप ये टारगेट कभी मत कीजिए कि मेरे को 45 प्लस लाना है जीके में। जीके में आप 35 तक लाने की कोशिश कीजिए, वही बहुत है, इतना बहुत है। इससे ज़्यादा किसी को मिलते भी नहीं है जल्दी, और इससे ज़्यादा अगर आप लाएंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा समय देना होगा जीके पे, तो उतना टाइम आप मैथ्स पे देकर के मैथ्स का स्कोर ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, इंग्लिश पे देकर इंग्लिश का स्कोर ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। इसके ऊपर इतना समय देने की ज़रूरत नहीं, आप 30 प्लस जाने की कोशिश कीजिए, वही बहुत है। तो ये देख के आपको ये तो पता चल गया होगा, हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन है, पॉलिटी के 2 क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक ही बुक रिकमेंड करूँगा लूसेंट की, जनरल नॉलेज के लिए। ये बुक ले लीजिए, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जैसे ही आप कभी भी कोई मॉक टेस्ट देते हैं या फिर कोई और वीडियो से कुछ क्वेश्चंस को नोट करते हैं, तो आप चार्ट फॉलो कीजिए। चार्ट कैसे फॉलो करना है, किन किन टॉपिक्स पे चार्ट बनाना है, जैसे रिवर, अभी कहीं गंगा नदी के बारे में जैसे लिखा हो कि गंगा नदी पे कौन कौन सी रिजर्वायर बनी हुई है, या कौन कौन सी फैक्ट्रीज है, कंपनी है, या फिर गंगा नदी कौन कौन से स्टेट से निकलती है, तो उसका एक चार्ट बन जाता है। ऐसी ही बहुत सारी नदियाँ हैं, तो सभी नदियों का आप एक एक चार्ट बना सकते हैं, जिससे आपको बहुत आसानी होगी याद करने में। क्योंकि कभी भी क्या होता है कि चार्ट प्रिपेयर करने का याद करना ज़्यादा आसान हो जाता है, बजाय कि आप थ्योरी में उसे लिखें और फिर याद करें, ठीक है। तो ऐसे ही रिवर का चार्ट बनाइए, माउंटेन का बनाइए, मतलब वो माउंटेन कौन से स्टेट में है, कौन से रिवर पे है, या कुछ भी चीज़, ठीक है। ऐसे ही लेक्स का, नेशनल रिजर्वायर का, नेशनल पार्क का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ऐसी इसके अंदर बात आ जाती है पॉलिटिक्स के अंदर, इसके अंदर ऑल IMP आर्टिकल्स है, अमेंडमेंट है, शेड्यूल है, पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, PM, गवर्नर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप बना सकते हैं। करंट अफेयर्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स। इसके अंदर बुक्स एंड ऑथर, IMP इवेंट्स, IMP डेट्स, स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम, ठीक है। डिटेल ऑफ नेबरिंग कंट्रीज़, पिछले साल से 2018 से क्या हुआ है ना कि आसपास की कंट्रीज़ के जो इंपॉर्टेंट डिटेल होते हैं वो पूछा जाता है, जैसे कि श्रीलंका का प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, फिर श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, श्रीलंका का नेशनल फ्रूट कौन सा है। ऐसे श्रीलंका के, पाकिस्तान के, चाइना के, फिर बांग्लादेश के, नेपाल के, भूटान के, अफ़गानिस्तान के, ये सब आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले तो थैंक यू
ये वीडियो देखने के लिए। इसमें आपको जीके के बारे में अभी भी बहुत सी डाउट होगी, ठीक है। तो आप जीके के लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर पूरा सिर्फ जीके की हम बात करेंगे कि जीके को अच्छे से किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। हर एक टॉपिक पे मैं अलग अलग बात करूंगा, हिस्ट्री पे अलग, ज्योग्राफी पे अलग। तो आप जीके के लिए ज़्यादा चिंता मत कीजिए और जीके के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी मैथ्स, इंग्लिश, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, अपना स्किल बढ़ाइए, रीडिंग स्किल बढ़ाइए, वोकेबलरी याद कीजिए, ग्रामर याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ही मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए हर एक टॉपिक से, ठीक है। उसके अलग अलग शॉर्टकट ढूंढिए, उसका नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए, ठीक है। ये ज़्यादा बेहतर होगा बजाय कि आप उतना टाइम जीके पढ़ दें। और जो मैंने आपको बुक्स यहाँ पर मैं दी है उस सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो यदि आपको बुक्स डाउनलोड करना है या परचेस करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के वहाँ से डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और, आपको टायर 1 के लिए बहुत अच्छे से मेहनत करनी होगी, क्योंकि जो टायर 1 में स्कोर होता है ना, और टायर 2 का स्कोर और टायर 3 का स्कोर, ये तीनों मिला करके कंबाइंड स्कोर के बाद ही आपका कट ऑफ डिसाइड होता है। अगर आप टायर 1 में अच्छा स्कोर कर ले जाते तो आप बहुत लोगों से आगे निकल जाएंगे। इसके लिए आपको चारों ही सब्जेक्ट पे फोकस करना होगा और चारों ही सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट के हिसाब से आप सब्जेक्ट के ऊपर टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपके पास 6 से 7 महीने, आप सबसे पहले सभी टॉपिक का कोर्स कंप्लीट कीजिए, उसके बाद उसका रिवीजन, प्रैक्टिस, उसके बाद मॉक टेस्ट दीजिएगा, ठीक है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले, आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आप 2-3 मॉक टेस्ट दे दीजिए। जैसे कि मैंने आपको cracku.in साइट का नाम बताया, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उधर से डायरेक्ट जा करके पेपर दे सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।